Good evening, all of you. Can you hear me? Good evening, sir. Yes, Good sir. evening. Good evening, sir. Good evening. एक्चुअली लास्ट क्लास में हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था कि बाद में आपको रैंको मैट्रिक्स स्टार्ट करूंगा क्योंकि हमें कुछ यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी सॉल्व करने थे प्रीवियस लेक्चर के। हमने कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, पहले में वो क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर अभी हम काम कर रहे थे और एल्जेब्रा मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, लेकिन उसमें एक रोटेशन मैट्रिक्स करके एक टॉपिक होता है। उस रोटेशन मैट्रिक्स के ऊपर भी मैं आपको कुछ ये बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली ये जो है हमारा ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटिव है और ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे मैट्रिक्स के अंदर यूज करते हैं इसके अंदर ये बताया गया है। ठीक है, तो मैट्रिक्स रोटेशन इन 2D किस प्रकार से निकाला जाता है वो आपको हम यहाँ बता रहे हैं। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन अगर हमारे पास यहाँ पर दी हुई है तो ऐसी कंडीशन में इसके हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं, है ना। अगर हमारे पास ये थीटा है तो ऐसी कंडीशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो कॉस थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा साइन थीटा होगा। तो ऐसी कंडीशन में इस पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कॉस थीटा साइन थीटा कहलाएगा, राइट। अब अगर हम इसी ए की इमेज अगर हम इस ए डैश को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस ए डैश को बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो जो हमारा कॉस 90 माइनस थीटा है वो अब हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में जब जाएगा वहां पर हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, तो वहां पर हमारा कॉस जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा आएगा और साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा आएगा। तो ए की जो इमेज जो है वो ए डैश पर है। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि ए और ए डैश कैसे निकाल रहे हैं हम। Yes, sir. ठीक है, अब जो मैट्रिक्स अगर हम 2x2 की अगर हम लेते हैं तो 2x2 की खास बात ये होती है, जैसे मान लो अगर हमने कोई मैट्रिक्स ली तो इसमें अगर 2x2 में अगर हम यहाँ पर जो एलिमेंट रखेंगे तो वो हम रखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा। ये हमारे पास बन गया एक्स, ये हमारे पास बन गया वाई, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ रखा जाएगा। इसी प्रकार अगर इसके अगर हम यहाँ पर सेकंड कॉलम की बात करेंगे तो सेकंड कॉलम में हमारा जो एलिमेंट लिखाएगा वो इमेज ऑफ ए डैश, इमेज ऑफ ए लिखाएगा, यानी कि माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो x इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और y की वैल्यू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा लेते हैं और कुछ हम उसको इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि दिस इज अ कॉस थीटा साइन थीटा जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट, और ये मेरे पास लिखा है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. है ना। तो अब इसका यूज क्या है, जब भी अगर हम 2D के अंदर रोटेशन करते हैं तो हमारे पास थीटा के बेसिस पे ये चीज निकाली जाती है। अगर मान लो कि अगर मेरे पास रोटेशन अगर मैं एक्स एक्सिस पे करना चाहता हूं, बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी एक्स एक्सिस पर, थीटा की वैल्यू एक्स एक्सिस पे कितनी होगी, Cos theta. एक्स एक्सिस पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। अच्छा, ठीक है. पॉइंट क्लियर है? क्योंकि ए उठ के अगर मैं एक्स पे आएगा तो मेरे पास एंगल क्या होगा एक्स एक्सिस का, ऑब्वियसली 0 होगा, सही है कि नहीं। सर एक बार और रिपीट कर अगर हमारे पास ये थीटा, मान लो ये वाला पॉइंट अगर ए, अगर मैं इस पॉइंट ए को अगर मैं यहां पर लेके आ जाऊं, थीटा कितना होगा, 0 सर. हाँ, 0 होगा। 0 होगा सर. तो cos 0 कितना होगा, 1। माइनस साइन 0 कितना होगा, 0। साइन 0 कितना 0. होगा, 0। cos 0 कितना होगा, 1, यानी कि हमारी वैल्यू होगी 1 0 0 1। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. जी जी. पॉइंट क्लियर? Yes, sir. यस. अगर हमारे पास यही थीटा हुट कर अगर y एक्सिस पे चले आए, थीटा कितना हो जाएगा, 90। थीटा हाँ कितना हो जी सर. जाएगा, 90 सर. हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Cos 90 0 1. 0 1 0 माइनस 1 1 0, सही है। एक मिनट सर. Cos 90 हाँ सर. पॉइंट क्लियर है ये? ठीक है। जी अब सर. अगर मान लो कि अगर हमारे पास यही वैल्यू को थीटा की वैल्यू पाई हो जाए, यानी कि वो क्या हो जाए हमारे पास से, अगर हमारी एक्स की इमेज अगर एक्स डैश पे बन जाए, यानी कि हमारे पास एक्स का पॉजिटिव पार्ट और फिर एक्स का नेगेटिव पार्ट, उस समय हमारे पास थीटा कितना होगा, cos थीटा इक्वल टू -1, साइन पाई इक्वल टू 0, साइन 0 इक्वल टू 0, देन cos पाई इक्वल टू अगेन -1। -1. तो -1 0 -1 कहलाएगी हमारे पास।
अगर यही वैल्यू अगर हमारे पास 3π/2 हो जाए, 3π/2 हो जाए, दैट मीन्स हमारे पास y इक्वल टू -x बन जाए। क्या बन जाए? y इक्वल टू -x बन जाए। तो उस कंडीशन हमारी वैल्यू क्या होगी बताओ? उस कंडीशन में हमारी वैल्यू क्या होगी? cos 3π/2। cos 3π/2। तो cos 3π/2 कितना? अच्छा, आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। जी सर। -1/2। -1/2 श्योर? मतलब मैं इसमें से देख रही हूँ सर, मुझे पता नहीं। 3π/2 कितना? 270। जी सर। और cos 270 कितना होगा? 0। ओके नहीं? पॉइंट क्लियर? हाँ, 0 0 ठीक है सर। अब हम बात करें रिफ्लेक्शन इन अ लाइन थ्रू ओरिजिन। रिफ्लेक्शन इन अ लाइन थ्रू ओरिजिन का मतलब क्या होता है? इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम में हमारे पास ये जो लाइन जो है y इक्वल टू mx को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या कर रही है? y इक्वल टू mx को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट A है और ये पॉइंट मेरे पास है A', यानी कि उसकी इमेज है। क्या है वो? उसकी इमेज है। तो इसके पीछे एक्चुअली एक बहुत बड़ा डेरिवेशन हमारे पास पीछे आता है कि जब भी अगर हम यहाँ पर y इक्वल टू mx की फॉर्म में अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू जो होती है वो हम डायरेक्ट वो जो मैट्रिक्स होती है वो हम याद करेंगे cos 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा। ये आपको याद करना है, नहीं तो हमें वो डेरिवेशन से उतना हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसी का यूज होना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अपनी कॉपी में आप लिख लें कि अगर y इक्वल टू mx हमारे पास कोई भी अगर लाइन दी हुई है तो हमारे पास जो उसका रिफ्लेक्शन जो मिलेगा वो हमारे पास होगा cos 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, अब अगर मैं थीटा इक्वल टू π/2 लूं, थीटा इक्वल टू π/2 का मतलब क्या हुआ? कि मेरे पास जो रिफ्लेक्शन लाइन जो है y एक्सिस पे मूव कर रहा है। ठीक है ना? तो उस कंडीशन में cos 2 × π/2 cos π की वैल्यू होगी -1, sin π की वैल्यू होगी 0, sin π की वैल्यू 0 हो गई और cos π की वैल्यू -1 की +1, यानी कि हमारे पास वैल्यू मिलेगी -1 0 +1। क्लियर? जी सर। है ना? अब अगर हमारे पास यही वैल्यू अगर रिफ्लेक्शन लाइन अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ जाए तो थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास? व्हाट ओबीएस 0। ये कॉपी में लिख लिया आपने? हाँ सर, यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास हमने थीटा इक्वल टू 0 पे लिया तो थीटा इक्वल टू 0 क्योंकि 1 0 0 -1 सही है। cos 0 1 sin 0 0 sin 0 0 cos 0 फिर से 1 क्योंकि -1। क्लियर? जी सर। अगर हमारा y इक्वल टू x हो जाए यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाए हमारे पास π/4। y इक्वल टू x का मतलब क्या हुआ? थीटा इक्वल टू कितना होगा? π/4। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं cos 2 × π/4 यानी cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0। sin 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1। sin 90 कितना हो गया? 1 और माइनस cos 90 कितना हो गया हमारे पास? फिर से 0, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी 0 1 और 1 0। क्लियर? जी सर। इसी प्रकार से अगर रिफ्लेक्शन लाइन y इक्वल टू -x हो जाएगा अगर इस कंडीशन में तो थीटा कितना मिलेगा? 3π/4 और 3π/4 मिलेगा तो फिर हम इस वैल्यू को निकालेंगे तो 0 -1 0 में मिलेगा। ओके, क्योंकि 3π/4 को मैं cos 2 थीटा में रखूंगा तो मिलेगा ये मिलेगा cos 3π/2। cos 3π/2 मतलब 0 आएगा। sin 3π/2 मतलब कि -1 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और ऐसे sin 2 थीटा मिलेगा तो वो भी -1 लेकिन माइनस cos 3π/2 यानी कि फिर से हो जाएगा वो 0। क्लियर? जी सर। ठीक है, अब अगर हमारे पास यही मैट्रिक्स रोटेशन अगर हमारे पास 3D में पहुंच जाए तो फिर क्या होगा? तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, द रोटेशन ऑफ अ पॉइंट अराउंड द z एक्सिस डज नॉट डिपेंड ऑन दैट z वैल्यू। वो z की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा एंड द पॉइंट ऑन z एक्सिस आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस रोटेशन, यानी कि जो रोटेशन x एक्सिस पे मिलेगा वही रोटेशन हमें z एक्सिस पे ही मिलेगा। Therefore, the rotation matrix around the z-axis take a simple form. The sum matrix corresponding to xy is identical to the 2D case,
and the anti corresponding to the influence of z on x and y at vice versa 0। बस वहां पे हमारे पास जो z की जो वैल्यू होगी वो हमारी चेंज हो जाएगी किस प्रकार से। देखो इसको थोड़ा समझते हैं किस प्रकार से। जो रोटेशन अगर मैं एक्स एक्सिस के थ्रू निकालता हूं तो आप एक बात का ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, दिस इज अ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये हमेशा होगी सेम। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस का अगर मैं 3D में कोऑर्डिनेट लेना चाहूं तो क्या होगा मेरे पास 1 0 0, सही है। जी सर। तो और ये वाला पोर्शन जो है हमारा 2D वाला है, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, क्लियर। लेकिन जैसे ही रोटेशन अगर वाई एक्सिस पे आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस वाले पोर्शन पर हमारे पास y की वैल्यू रखा जाएगी, ठीक है। और y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, दिस इज 0 1 0, है ना। उस कंडीशन में हमारी वैल्यू हो जाएगी cos थीटा sin थीटा cos थीटा, ये दिख रहा है, ये वैल्यू अपने पास y की हो गई। इसी प्रकार अगर मैं z एक्सिस की अगर मैं बात करूंगा तो z एक्सिस पे क्या होगा, z के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 0 1, सही है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास जो वैल्यू होगी, जो मुझे साइड एक्स एक्सिस पे वैल्यू मिली थी वो उठ के हमारे पास क्या होगी, उठ के आएगी इस वाले पोर्शन पर। और हमारे पास देखो z का पोर्शन क्या हुआ यहाँ पर 0 0 1। ये चीज समझ में आई? जी सर। है ना। अब अगर मैं इसको अगर निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूं, ध्यान से देखो, हमारे पास इस राइट हैंड आपने एक इसके अंदर एक लॉ पढ़ा होगा। जी सर। तो यहाँ पर हमारा थंब जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड को, ठीक है। ये वाली फिंगर कौन सी कहलाती है हमारी, इंडेक्स फिंगर। फिर ये वाली फिंगर क्या कहलाती है हमारी, मिडिल फिंगर, ठीक है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट क्या कर रही है, एक्स एक्सिस फॉरवर्ड फ्रॉम द इंडेक्स फिंगर, वाई एक्सिस लेफ्ट फ्रॉम द मिडिल फिंगर एंड जेड एक्सिस अप फ्रॉम द थंब, क्लियर। तो अब अगर हम क्या करें कि अगर हम बोले कि भाई हमारे पास जो फाई जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा जो है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और साई जो है जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास इस 3D फिगर को आप देखेंगे कि 3D फिगर में क्या है कि यहाँ पर रोटेशन अराउंड द एक्स एक्सिस है, यहाँ पे रोटेशन अराउंड द वाई एक्सिस है और यहाँ पे रोटेशन अराउंड द जेड एक्सिस है, क्लियर। तो इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी 1 0 0 0 cos फाई माइनस साइन फाई, 0 साइन फाई cos फाई, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया। इसी प्रकार अगर मैं वाई एक्सिस में निकालूंगा तो मिलेगा cos 0 sin 0 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 cos थीटा। और ऐसे मैंने जब आपको z के लिए बताया था तो z के लिए मेरे पास था cos साई माइनस साइन साई, साई मतलब थीटा हो जाएगा हमारे पास, जब अगर एंगल थीटा की फॉर्म में लेंगे तो साइन cos साई माइनस साइन साई 0 साइन साई cos साई 0 0 0। ये चीज समझ में आई आपको? जी सर। ठीक है। तो ये हमारे पास जो रोटेशन के हेल्प से हम यहाँ पर अपना मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, जो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन में बोला होगा कि इफ a इक्वल टू -1 0 0 -1 देन a स्क्वायर इज। तो बताओ a स्क्वायर क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा, a होगा या 2a होगा? पहले a स्क्वायर निकालिए। यूनिट मैट्रिक्स। हम कैसे यूनिट मैट्रिक्स बोल रहे हैं इसको? सर एक्चुअली जब यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ डायगोनल्स मल्टीप्लाई होते हैं। गुड, वेरी गुड। तो डायगोनल के एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा, डायगोनल के एलिमेंट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर, यानी कि सब पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगा, दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ऑप्शन जो होगा डी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में देखा, इफ a एंड b देन द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम इन ए बी विल बी। थर्ड रो थर्ड कॉलम का मतलब क्या हुआ, जब a और b का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 33 की जो पोजीशन होगी वो मुझे बताना है,
तो 33 की पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि लास्ट नंबर। लास्ट रो ये और ये मेरी लास्ट कॉलम, सही है। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, जी सर। इनको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, बताइए वो एलिमेंट मुझे क्या मिलेगा? 4 होगा सर। करेक्ट, दिस इज 4, आंसर इज 4 इज करेक्ट। ठीक है, और आगे बढ़े हम। स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n into n will be an upper triangular matrix if अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या दी थी? अपर ट्रायंगुलर कैसे बोल रहे थे? अपर ट्रायंगुलर कैसे बोल रहे थे? जिसमें डायगोनल एलिमेंट के बिलो वाले एलिमेंट जीरो होते थे। जी, अच्छा। अब बिलो वाले एलिमेंट कौन से, याद कीजिए। When I is greater than J। I is greater than J, वेरी गुड। जी। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा दिस इज अ बी, करेक्ट। और आगे बढ़े हम। इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन लैम्डा। अब सिंगुलर का मीनिंग हमने क्या बताया था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंगुलर? जीरो। इसका डिटरमिनेंट हो जीरो, जीरो। निकालो इसका डिटरमिनेंट जीरो है तो लैम्डा कितना मिलेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? करेक्ट नहीं पूछ रहे, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो सी। सी सी, सर। श्योर? यस सर। अच्छा बताओ कि अगर मैं पहले दूसरे वाले ऑप्शन की, पहले वाले ऑप्शन की बात करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दिस इज एल्जेब्रा, एल्जेब्रा की वैल्यू। यस सर। और यहाँ पर बेसिकली ये जो एल्जेब्रिक फॉर्म में ना पूछ के ये हमसे पूछ रहा है मैट्रिक्स फॉर्म में, क्योंकि सभी कुछ यहाँ पे ट्रांसपोज पावर एन इस प्रकार से दिया हुआ है। अच्छा। देखो सी वाले को यहाँ पे हम करेक्ट क्यों नहीं बोले? उसमें लिखा है कि वेयर ए और बी कम्यूट मतलब कि वो आपस में कम्यूट कर सकते हैं। बेसिकली ए और बी की पावर एन होता है तो बी की पावर एन टू ए टू द पावर एन होता है, लेकिन ए और बी अगर कम्यूट कर रहे हैं तो ए टू द पावर एन टू बी टू द पावर एन भी लिख सकते हो। ओके जी सर। ओके राइट। सर। तो इनकरेक्ट कौन सा आ रहा है फिर वो? तो मेरे हिसाब से जो इनकरेक्ट होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ए, ओके। ए इज इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द मैट्रिक्स इज नोन एज। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ I is a unit matrix of order 10 then the determinant of I is। सिंपल क्वेश्चन है। 1। श्योर? यस सर। सोच लो। ऑर्डर 10। 10 by 10 मैट्रिक्स है। हाँ, 10 by 10 मैट्रिक्स 1 ही होगा सर। 1 ही होगा, क्योंकि अगर हमारे पास 10 by 10 हो, 15 by 15 हो, अगर वो INT है तो आंसर 1 ही होगा। 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स। क्यों स्क्यू सिमेट्रिक को? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक क्यों? तो ये डायगोनल 0 है और बाकी के जो बस सिंपल अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन। डायगोनल 0 है, खत्म, कहानी ही खत्म। ठीक है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक डायगोनल होना जरूरी है और साथ में हमारे पास ये एलिमेंट अपोजिट फॉर्म में चल रहे हैं, दिख रहा है ये? पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका अपोजिट फॉर्म में चल रहे हैं ये। चलिए नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लास्ट है, नन ऑफ दीज नहीं, विच इज करेक्ट, लास्ट, ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम करेक्ट, यस, ऑल ऑफ देम इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक? इनमें से कौन सा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है? बी। बी सर। क्यों? मुझे डायगोनल 0 और अपोजिट डायगोनल 0 है, अपोजिट। चलिए ठीक, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 11, द मैट्रिक्स A इक्वल टू इज ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको इधर यहाँ पर सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो देखो क्या स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है क्या? ऑब्वियसली नहीं। सही है? हाँ सर।
तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। हम्म सिमेट्री की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, क्या ट्रांसपोज हमें वापस वही मिल रहा है? ऑब्वियसली नहीं। हम्म तो अब मेरे पास ऑप्शन आते हैं केवल ऑर्थोगोनल और आइडेम्पोटेंट। तो अगर मेरे पास इसका ट्रांसपोज निकालूं और ट्रांसपोज को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर वो आई मिल जाता है तो वो ऑर्थोगोनल होगा। जी सर। भाई ऑर्थोगोनल के में दो डेफिनेशन दी थी, ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स या ए डैश इनटू ए इक्वल टू आई। आइडेंटिटी जी। अब ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ऑर्थोगोनल होगा कि आइडेम्पोटेंट होगा। कर solve लेंगे। करेंगे। जी सर। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द स्क्वायर मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट। थीटा के किस वैल्यू के लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है? आइडेम्पोटेंट मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू ए मिलना चाहिए। थीटा की ऐसी जीरो। जीरो कौन सी वैल्यू पुट करे जिससे कि हमारा काम हो जाए? जीरो सर। अगर मैं 2 पाई रखूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, 0 2 पाई दोनों में सेम आएगा और और पाई पाई पर? जहाँ, हाँ सर, पाई में भी 0। जी सर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी इसके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ a of x equal to x square sin x 2x 5 then d डेरिवेटिव ऑफ ax, सिंपल डिफरेंशियल कर देना है। तो x स्क्वायर का 2x sin x का cos x 2x का 2 और 5 का 0। 5। 5 का 0, हाँ 5 को 0। आंसर इज B। बी। द रोटेशन मैट्रिक्स ऑफ x एक्सिस इज, x एक्सिस का रोटेशन मैट्रिक्स क्या होगा? अभी हमने लिखा था cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। एक्सेस पे थीटा इक्वल टू 0 है तो 1 0 then 0 1 0 0 1। ऑप्शन इज डी। D। D. द रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स इन x एक्सिस यानी कि थीटा इक्वल टू 0। थीटा 0। थीटा 0 तो 1 0 0 माइनस 1। यानी कि ऑप्शन इज सी। D। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। विच मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन y इक्वल टू 2x? y equals to x। माइनस 3 4 4 3 माइनस 3/5 4/5 4/5 3/5 माइनस 3, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, m equals यदि to अगर 2। हमारे पास y इक्वल टू 2x अगर हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, y इक्वल टू 2x अगर मुझे दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में अगर, तो इसका मतलब है कि मेरे पास m की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 2। अगर m की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? tan थीटा 2। 2 2 अपॉन 1। 1। अगर मैं इस तरह से अगर मैं इस चीज को लूं लाइक दिस, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी? √5। सही है? जी सर। ठीक है, अब बताओ मेरे पास cos थीटा कितना होगा? ये मिला हमें √5। बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाँ बेस 2/√5। 2 सही है? बाय √5। sin थीटा कितना होगा? sin थीटा 1 बाय √5। 1/√5। अब बताओ कि मैंने रिफ्लेक्शन लाइन के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था y इक्वल टू mx के लिए? रिफ्लेक्शन y एक्सिस के लिए थीटा इक्वल्स टू π/2। बी होगा सर आंसर, -3/5। -3/5 4/5 और 4/5 3/5। करेक्ट? जी सर। बी इज करेक्ट आंसर। हम्म समझ में आ गया ये वाला टॉपिक अपना? हाँ सर। ठीक है, तो अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना रैंक ऑफ मैट्रिक्स के रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब मैं यहां से क्लोज कर रहा हूं। अब हम वापस अपने उसी जगह पर आ जाते हैं।
ठीक। अब हम थोड़ा यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आप सभी लोगों ने पढ़ी हुई है रैंक ऑफ मैट्रिक्स अपनी अपनी क्लास में, लेकिन रैंक ऑफ मैट्रिक्स का डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीके से मीनिंग निकाला जाता है, क्योंकि हम जिस तरीके से रैंक निकालते हैं जरूरी नहीं है कि आप भी उसी तरीके से रैंक निकालते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्या होगा कि रैंक उसी तरीके से निकाली जाएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो अब यहां पर इसको हम देखते हैं। अच्छा, मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जब भी रैंक की जब बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक शब्द आता है माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक्चुअली माइनर होता क्या है? आप माइनर का मीनिंग आप क्या समझते हो? आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइनर? तो यहाँ पे मैं एक छोटा शब्द लिखा हुआ कि माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, इट मींस दैट इट इज ए डिटरमिनेंट ऑफ इन ए मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास दी हुई है, अगर हम उसमें से कोई भी एक छोटा सा पार्ट जो कि स्क्वायर की फॉर्म में हो, जो डिटरमिनेंट जिसका निकाला जा सकता है, उसको हम बोलते हैं माइनर। कई लोग डेफिनेशन जो माइनर की बोलते हैं कि अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग में अगर हम माइनर निकालते हैं तो वो हमारा मतलब जो डिटरमिनेंट निकालते हैं वो हमारा माइनर कहलाता है। हाँ, वो भी अपना डेफिनेशन सही है, लेकिन सवाल फिर ये भी उठता है कि अगर मेरा मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं हुआ तो क्या माइनर नहीं निकाल सकते हो? क्या कहना है आपका इसके बारे में? क्या माइनर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? जी सर। ठीक है, तो देखें आप जरा इसको कैसे। तो हमने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ, इस फ्लो चार्ट को थोड़ा समझ लें किस प्रकार से हम काम करते हैं। माइनर हम जब बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दोनों का निकाला जा सकता है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं, मान लो अगर हमने 3x3 के हमने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया होगा, कितने एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर? कितने एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं? 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट दिखा रहे। तो लार्जेस्ट माइनर क्या होगा इस मैट्रिक्स का? तो 3x3। 3x3, ठीक है। तो 3x3 होगा, तो अगर मैं हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग में अगर माइनर निकालूं तो कितने माइनर निकलेंगे मेरे? अगर मैं हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग में अगर माइनर निकालूंगा तो मेरे पास कितने माइनर निकलेंगे? सो ऑब्वियसली 19। 9। सही है। अच्छा, कितने निकलेंगे? 9। एक 9। लार्जेस्ट माइनर भी मेरे पास है, तो वो भी एक माइनर है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इसके मेरे पास कुल मिला के 10 माइनर निकल रहे हैं। सही है। ठीक है सर। अगर कंसिडर करोगे अगर मेरे पास मैट्रिक्स 2x2 का होता है तो मेरे उससे कितने माइनर निकलेंगे? सो 2x2 का तो सिंगल माइनर। सिंगल माइनर एक ही श्योर। होगा। एंड अगर मैं एवरी बोलूंगा एलिमेंट इज अ 2x2 का अगर माइनर। मैट्रिक्स है, अगर मैं उसको 5 माइनर निकल तो गलत होगा क्या? 4। सर एक सिंगल एलिमेंट को भी हम माइनर कंसीडर कर श्योर, सकते हैं। वो भी स्क्वायर है ना, 1/1। अच्छा, हाँ ठीक है सर। तो वो तो इसका मतलब ये निकला कि अगर मेरा मैट्रिक्स n/n का है तो उसके कितने माइनर होंगे फिर? n2। अगर n/n का अगर मेरे पास मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कितने माइनर होंगे? मेरा आंसर है n²+1। सर बट 3x3 में कैसे होगा? 3² + 1। 3/3। हाँ, 3² + 1। 2/2 में 2² + 1। ओके जी सर। 4/4 में 4² + 1। ठीक है सर। दैट मीन्स अगर हमारे पास इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ माइनर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n² + 1। दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ये पॉइंट समझ में आ गया? हाँ सर। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर की। तो रेक्टेंगुलर तो किसी भी प्रकार का हो सकता है कि भाई बस नंबर ऑफ रोज जो होंगे, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे, इतना हमें पता होता है रेक्टेंगुलर के अंदर। क्या अब इस मैट्रिक्स के हम माइनर निकाल सकते हैं? क्या मैं इस मैट्रिक्स का माइनर निकाल सकता हूं? नहीं सर। नहीं, हम निकाल सकते हैं। मतलब किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग नहीं निकाल नहीं, सकते? मैंने ये कभी नहीं, मैंने ऊपर भी डेफिनेशन लिखी, मैंने कहीं पे भी ये डेफिनेशन लिखी कि किसी एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग में निकालना है। ठीक है जी सर, फिर तो निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो मैंने केवल लिखा हुआ है कि माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स इट इज ए डिटरमिनेंट इन अ मैट्रिक्स। यस सर। तो भाई अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये भी मेरे पास एक माइनर है।
ये भी मेरे पास एक माइनर है, और पहला और तीसरा मिलके भी एक माइनर बनाएंगे। ठीक है जी सर, 3 Is true? माइनर। तो इस मैट्रिक्स का लार्जेस्ट माइनर क्या होगा? 2 बाय ऑर्डर 2, क्या होगा? 2/2 का। 2 बाय 2। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस मैट्रिक्स की अगर रैंक निकालना चाहता हूं तो मेरी रैंक जो होगी कभी भी 2 से ज्यादा नहीं आएगी। जी सर। इज दैट क्लियर? यस सर। है ना? Yes. अगर मेरा मैट्रिक्स अगर पलट दूं, मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो मैं 3 बाय 2। 3/2, हम्म। तो इसका भी मैं माइनर निकाल सकता हूं। हाँ, यस सर। yes, और sir. वो हमारे पास क्या होंगे कुछ इस प्रकार से। 2 बाय 2। हाँ। तो ओवरऑल अगर हम लॉजिक की बात करें तो हम स्क्वायर के भी मायने निकाल सकते हैं। स्क्वायर में एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करता है कि अगर मेरा मैट्रिक्स अगर स्क्वायर अगर एन ऑर्डर का है तो उसके माइनर जो होंगे एन स्क्वायर प्लस होंगे, लेकिन रेक्टेंगुलर में ये रूल फॉलो नहीं होता है यस सर। ना। रेक्टेंगुलर में हम ये रूल फॉलो नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन माइनर दोनों के निकलेंगे, ये कंफर्म। ठीक है? तो जब ठीक है भी सर। अगर हम माइनर शब्द का यूज करें डेफिनेशन के, तो समझ ले कि क्या कहना चाह रहे हैं। जी इज सर। दैट क्लियर? अब Yes, हम sir. आते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। तो बेसिकली रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती क्या है? देखो, इसकी सिंपल डेफिनेशन है मेरे हिसाब से, मैंने उसको बिल्कुल अपने तरफ से लिखने की कोशिश करी है कि मान लो मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो कि m इंटू एन ऑर्डर का है। मुझे नहीं पता कि वो स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर है। उसकी रैंक को मैं यहाँ पर स्मॉल r या रो ऑफ एस लिखता हूं, जो दो प्रॉपर्टी को बेसिकली फुलफिल करना चाहिए। नंबर 1, it has at least one non-zero minor of order r. It has at least one non-zero minor of order r. यदि मेरे पास किसी मैट्रिक्स की रैंक अगर 2 है तो सेकंड ऑर्डर का कम से कम एक माइनर नॉन जीरो होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। सेकंड ऑर्डर Yes. का कम से कम, मैंने क्या लिखा है? एटलीस्ट। लेकिन इससे बड़े जितने भी माइनर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0। Every minor of A of order higher than R should be 0. So overall the meaning of the definition of the rank of matrix, it can be say that the rank of matrix equal to number of non-zero row in upper triangular matrix. Number of non-zero rows in upper triangular matrix. Clear? जी सर। है ना? द नलिटी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। नलिटी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए नलिटी शब्द जो है हमेशा जो शब्द होगा वो एसोसिएट करेगा ओनली फॉर स्क्वायर के लिए। अगर मेरी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं है तो हम किसी भी हालत में उसकी नलिटी नहीं निकाल सकते। राइट? जी सर। ठीक है? तो अब सवाल ये उठता है कि नलिटी की मीनिंग क्या है। तो नलिटी की मीनिंग क्या है? नलिटी हमारे पास n इंटू एन ऑर्डर की निकलेगी मैट्रिक्स की। कंफर्म? क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहे हैं और इसकी रैंक हमने क्या मान ली? स्मॉल r मान ली है। और नलिटी को हम जो है n ऑफ a से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार किसी किसी बुक में ये म्यू ऑफ a से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ना? तो नलिटी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है, अगर आप इस फॉर्मूले को अगर आप याद करते हैं कि ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कभी भी हम ये याद नहीं करेंगे n माइनस r, कभी भी हम n माइनस r याद नहीं करेंगे। हमें याद क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक। तभी हम उसकी रैंक हम सही से निकाल पाएंगे, मतलब नलिटी हम उसको सही से निकाल पाएंगे। तो ये दोनों डेफिनेशन क्लियर है? जी सर। अब बात Yes, करते sir. हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या एक्चुअली प्रॉपर्टीज क्या है इनकी रैंक और नलिटी की, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं? तो देखो, सबसे पहले तो एक बात का हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लो, रैंक किसी भी मैट्रिक्स की जो होती है 0 या 0 से बड़ी होती है। नॉन जीरो। ठीक है? दूसरी बात ये ध्यान रखना कि रैंक किसी मैट्रिक्स की 0 नहीं होती है जी सर। एक्सेप्ट देन नल मैट्रिक्स। ओके। रैंक 0 किसकी होगी? केवल नल मैट्रिक्स की होगी, इसके अलावा किसी की भी नहीं होगी। पॉइंट क्लियर? जी सर।
दूसरा जो है द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम इन ए मैट्रिक्स कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक की दूसरी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर रैंक निकालनी है, अगर हमारे पास में नंबर ऑफ रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, क्या वो एक दूसरे इसको दूसरी लैंग्वेज समझते हैं, तो कोई दो रो जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे कहलाती है उसका मीनिंग समझ लेते हैं। मान लो मैंने एक यहाँ पे ले लिया, दिस इज 2 1 3, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल समझना, 1 0 4। क्या मैं इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कह सकता हूँ? क्या मैं नो सर। बिल्कुल कह सकता हूँ। इनको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट रो कह सकते हैं क्योंकि इनका जो रेशो जो है वो आइडेंटिकल नहीं है। समझ में आ रही बात? तो मैं इसकी आराम से बोल सकता हूँ कि भाई इसकी रैंक जो होगी वो 2 ही होगी, बिना बोले बता सकता हूं मैं, मतलब बिना निकाले बता सकता हूं। लेकिन अगर मान लो कि मैंने अगर मैट्रिक्स अगर ऐसे लिख दी, दिस इज 1 2 3 2 4 6 3 6 और दिस इज 9 9। तो अगर मैं देखूं ये पहली दो रो जो है, दूसरी रो मतलब दूसरा रेशो, तीसरा तीनों का वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है। यानी कि इसमें R1 और R2 जो है आइडेंटिकल है, दैट मींस ये डिपेंडेंट है। जी सर। इसी प्रकार अगर मैं सेकंड रो थर्ड रो को अगर देखूंगा तो ये भी मेरे पास डिपेंडेंट है। तो अगर पहली दूसरी और दूसरी तीसरी तो पहली तीसरी भी होगी। जी सर। तो बेसिकली मुझे फिर इसकी रैंक निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे बोलूंगा इसकी रैंक जो है 1 होगी, क्योंकि पहली दो रो से बाकी दो रो मेरी 0 बन जाएंगी। पॉइंट क्लियर? जी सर। तो ये जो पॉइंट नंबर सेकंड है वो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहां पर मैंने एग्जांपल आपके सामने दिए हुए हैं। रैंक कितनी हो गई? 1। दूसरा एग्जांपल दिया तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 2। क्लियर? जी सर। इफ A is a regular matrix of order n, then rank of A equal to n। सही है? रेगुलर का मीनिंग क्या बताया था? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। अगर मेरी कोई मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है, वो जितने ऑर्डर की होगी वही उसकी रैंक लाएगी। फोर्थ, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास A है, क्या ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट कितना निकल रहा बताएंगे आप मुझे? इसका डिटर्मिनेंट कितना निकल रहा है? कितना आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट? तो -2। -2 यानी कि नॉन सिंगुलर है ये। रैंक कितनी हो गई? 3। नॉन जीरो मतलब रैंक 3। मेरा तो 2 आ रहा है। क्या बात है, मैं गलत हूँ क्या आप आ रहा है, गलत? मेरा भी 2 आ रहा है सर। 2 है सर। भैया देखो यार, ये देखो माइनस प्लस ना सबसे ज्यादा जी का जंजाल बनता है। हाँ सर। माइनस प्लस से पूरा ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में हमेशा नुकसान ही होता है। एग्जाम में 10 क्वेश्चन सॉल्व करें लेकिन सही करके आओ, कि कम से कम इतना तो पता होगा मुझे 20 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, जी सर। चलिए अब हम बात करें कि इफ A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन रैंक ऑफ A इज लेस देन n। यदि मेरे पास कोई मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है यानी कि इसका डिटरमिनेंट 0 है तो उसकी रैंक जो होगी हमेशा n से कम होगी। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के क्या है, इस मैट्रिक्स में हमें क्या समझ में आ रहा है? हमने बोला कि भाई इसकी रैंक 2 आएगी। कैसे बोलते हैं हमने इसकी रैंक 2 आएगी, बता सकते हो? मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया रैंक इसकी 2 बिना सॉल्व करे? चलिए अब देखो, समझो आप ध्यान से। ये हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स है और इस 4 का जो डिटरमिनेंट जो आ रहा है वो एक्चुअली हमारे पास आ रहा है 0। आप सॉल्व करेंगे तो आपको 0 दिखाई देगा ये। ठीक है, और इसके अलावा आप जितने भी थर्ड ऑर्डर का कोई भी इसमें माइनस सॉल्व करके देख लीजिए, आप कोई भी माइनस सॉल्व कर दिए, सारे के सारे माइनस जो है वो 0 है। ठीक है, तो वो हमारे पास इस कंडीशन में, अब चूंकि हमारे पास फोर्थ ऑर्डर का माइनर भी 0 है, सेकंड ऑर्डर का थर्ड ऑर्डर का माइनर भी 0 आ रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे पास हमें सेकंड देखना पड़ेगा। और ध्यान से देखो, अगर मैं सेकंड को अगर यहाँ पे इस वाले को मैं ले लेता हूँ, इस वाले को, क्या ये 0 है क्या इसका डिटर्मिनेंट? नॉन जीरो। नॉन 0 है।
तो बट ऑब्वियस मैं कह सकता हूं कि इसकी रैंक 2 होगी। किस बेसिस बोला? बाय द डेफिनेशन ऑफ द रैंक। लेकिन चलिए 3/3 तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। हाँ, 3/3 में सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, जैसे आपने डायरेक्ट उसमें लिखा रैंक 2 है। क्योंकि मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, आपने सॉल्व किया है, ठीक है हाँ, सर। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n, द रैंक ऑफ ए इज लेस देन m मिनिमम ऑफ m और n। यदि मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, इस बहुत ही खास बात है। यदि मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है जो कि रेक्टेंगुलर है, तो मेरी रैंक जो होगी मिनिमम ऑफ m और n होगी। जी सर। ठीक है, समझिए इस चीज को कैसे। जैसे मैंने ये मैट्रिक्स ली, मैट्रिक्स कैसी है? रेक्टेंगुलर है। जी सर। तो मेरी Yes, रैंक ये sir. बोल रहा है कि मेरे पास जो रैंक होगी इन दोनों से कम होगी, m और n से, मिनिमम। तो मिनिमम क्या होगा? 2 और 3 का 2। 2। तो मेरी रैंक जो है 2 से कम होगी, 2 या 2 से कम होगी। जी सर। यहाँ पर इक्वल टू लगा लीजिएगा, हम्म इक्वल टू भी आएगा। ठीक है। इसी प्रकार इफ ए और बी टू मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ए इनटू बी, द मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। यहाँ पे मैंने कोई दो मैट्रिक्स लिए ए और बी, अगर मैं दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, ए की रैंक कितनी है इतना बता दो। ए की रैंक कितनी है 2 मिल जाएगी सर। और बी की रैंक कितनी है? बी की तो 0, अरे सॉरी बी की 1। 1। ठीक है। इस तरह से अब इन दोनों में मिनिमम कौन? 1। आंसर इज 1। खत्म। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। समझ में आया? जी सर। और देखो आप, if A and B are two matrices and rank of A plus B is less than equal to rank of A plus rank of B। इक्वल टू, अगर A और B मेरे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो मेरे पास रैंक ऑफ A प्लस B अगर मैं निकालना चाहता हूं तो वो लेस देन इक्वल टू होगी रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B से। हमारे पास A और B है। A की रैंक कितनी है? की रैंक 2। 2. B की रैंक कितनी है? इसकी 2। 2 है। A प्लस B की रैंक कितनी है? इसकी भी 2। इसकी भी 2 है। तो समझ में आई? जी सर। ओवरऑल रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B कितना बन रहा है? 4। और मेरी रैंक कितनी आ रही है A प्लस B की? 2 आ रही है। तो मतलब कि उससे लेस है। इसी प्रकार 8 पॉइंट है, अगर A और A डैश की जो रैंक होती है वो हमेशा इक्वल होती है। A और A डैश की जो रैंक होती है वो हमेशा इक्वल होती है। Equal. ओके, इतना समझ में आया सब लोगों को? यस सर। जी सर. मेथड टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कितने तरीके से हम रैंक निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स। तो एक जो डेफिनेशन बेस्ड है, आपने अभी तक कितनी रैंक निकालने के मेथड पढ़े हुए हैं? सर 3 मेथड पढ़ी है सर। कौन कौन से? माइनर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और एशेलॉन। करेक्ट, ये 3 ही मेथड होते हैं। अच्छा, कोई शॉर्टकट नहीं होती सर मेथड? शॉर्टकट भी होता है ना, अभी शॉर्टकट जो कर रहे थे वही तो था शॉर्टकट। माइनर मेथड सबसे शॉर्टकट है, इसके अलावा बाकी सभी मेथड जो है आपके लेंथी है। फिर दूसरा शॉर्टकट है एशेलॉन फॉर्म। कभी भी नॉर्मल फॉर्म से रैंक मत निकालिएगा, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म से रैंक नहीं निकाली जाती, उसमें कुछ और तरीके से वैल्यू पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है। तो माइनर मेथड और डेफिनेशन ऑफ रैंक, यानी कि माइनर मेथड कुछ और नहीं होता है, जो हमने रैंक की डेफिनेशन पढ़ी है वही माइनर मेथड है। जैसे पहला एग्जांपल है, माइनर मेथड के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। इस मैट्रिक्स की रैंक मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 3 सर। मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम 1। 1। ओके, तो अगर इस मैट्रिक्स की रैंक अगर 3 है तो इसका डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। नॉन जीरो। सही है। जी सर। तो मैंने यहाँ पर बोला कि भाई ये जो डिटरमिनेंट जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मेरे पास जो रैंक जो है वो 3 है। क्लियर? फिर थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास। नलिटी कितनी होगी इसकी? 0। क्यों होगी नलिटी 0? ऑर्डर माइनस रैंक। ऑर्डर माइनस रैंक। अब बात कर रहे हैं हम
ये कैसा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर, ऑर्डर कितना है? 3/4। अभी मैंने पीछे क्या लिखा था, यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू एन है तो उसकी रैंक जो होगी हाईएस्ट 3। हाईएस्ट 3 होगी हमारे पास है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है तो इसका मतलब है कि थर्ड ऑर्डर के जो माइनर है वो मेरे पास इस कोई एटलीस्ट एक माइनर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही है, जी सर। तो इसमें थर्ड ऑर्डर के माइनर कितने बन जाएंगे मेरे पास? 4। तो देखो जैसे पहला वाले के माइनर की, इस पहले वाले की बात करें जी सर। तो क्या ये 0 है? क्या हाँ सर, ये तो आइडेंटिकल है रोज। आइडेंटिकल है? इसको देखो, ये नॉन आइडेंटिकल है सर। और मैं बोलूं आइडेंटिकल है तो सर लास्ट नंबर 1 है इसलिए मैं। आप क्या देख रहे हो? रो देख रहे हो, मैं तो कॉलम भी देख रहा हूँ। 3/4, 9/12, 3/4। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। अच्छा। पढ़े हो? हाँ सर। इसका मतलब ये भी 0 है। तो इसमें थर्ड ऑर्डर के कोई भी मायने निकाल लो, सारे के सारे क्या आएंगे? आइडेंटिकल 0। आइडेंटिकल आएंगे, यानी कि रैंक हमारे पास 3 से कम आएगी। अब इसकी रैंक या तो 2 होगी या 1 होगी, है ना? कोई भी मैं एक सेकंड ऑर्डर का मायना ढूंढ लो जो नॉन जीरो है। कोई है क्या मेरे पास में? ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला दिख रहा है। जी सर। तो रैंक 2 हो गई, खत्म। क्लियर? जी सर। और नलिटी इसकी एक्सिस नहीं करेगी क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं एक्लॉन फॉर्म की। एक्लॉन फॉर्म की अगर हम डेफिनेशन दें तो क्या बोलते हैं? इफ ईच नॉन जीरो रो द लीडिंग एंट्री इज 1 और एनी नंबर। जो भी नॉन जीरो रो हो उसकी लीडिंग एंट्री या तो 1 हो या फिर कोई एक नंबर हो। जी सर। अवेलेबल जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, केवल अपन नॉन जीरो की बात कर रहे हैं। अब जो 1 जिस कॉलम में उपस्थित है उसके सारे एलिमेंट की जो एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। इन ईच कॉलम दैट कंटेन द लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो ऑल अदर एंट्रीज शुड बी 0। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, तो अब हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स फिर से क्या लिखा है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम जो एक्लॉन में अपने जो नॉर्मल डैश रैंक की डेफिनेशन पढ़ी हमने। ठीक है, जब भी एक्लॉन फॉर्म निकालेंगे तो हमेशा हम केवल रो ऑपरेशन का ही यूज करना है, ये हमें ध्यान रखना है। कॉलम कभी भी हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, अब जब भी हम एक्लॉन फॉर्म निकालेंगे तो एक नियम होता है इसका निकालने का, उस नियम को हमें फॉलो करना है। नियम क्या होता है कि जिस भी हम रो को हम नॉन जीरो बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि पहली रो नॉन जीरो है, दूसरी रो नॉन जीरो है, तीसरी रो नॉन जीरो है या फोर्थ रो नॉन जीरो है। जो भी रो नॉन जीरो इसको सबसे टॉप पर लेके चले जाइए आप सबसे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी पहली रो जो है वो नॉन जीरो है। ठीक है, अब मैंने डेफिनेटली लगा इफ ईच नॉन जीरो रो द लीडिंग एंट्री इज 1, या तो 1 बना लो या कोई नंबर हो, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। मान लेते हैं कि मैंने इसको 1 बना लिया। अब इसी 1 की हेल्प से इसके बिलो वाले एलिमेंट को आप 0 बनाते चले जाइए विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इनको आप 0 बनाइए। क्या मैं सेकंड रो को नॉन जीरो बोल सकता हूं? जी सर। है ना? तो अब इस एलिमेंट को हम यहाँ पे फिर से क्या बना ले? 1। अगर 1 बन सकता है तो नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो अब इसी 1 की हेल्प हमने अब सेकंड कॉलम डेफिनेट कर इन ईच कॉलम दैट कंटेन द लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो ऑल अदर एंट्री शुड बी 0। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या था? ए एलिमेंट में 1 था तो इसके नीचे वाले कॉलम कौन है? ये वाला है, ये पूरा कॉलम है, तो इसको हमने क्या बना दिया? 0। हम सेकंड रो को क्या बोल रहे हैं? ये हमारे पास क्या है? नॉन जीरो है अभी ये। इसमें लीडिंग एंट्री कौन कहलाएगी? जो नॉन जीरो कौन है? वो A22। अब इस A22 की हेल्प से डेफिनेशन कहती है कि आप इसके ऊपर वाले और इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट को 0 बना दो।
लेकिन मेरा कहना यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि ऊपर वाले जीरो बना, नीचे वाले जीरो बना तो सफिशिएंट। ठीक है, जी सर। अब क्या हम यहाँ पर A33 को हम नॉन जीरो बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। इसको भी 1 बनाए, फिर इसी की हेल्प से उसके नीचे वाले को 0 बना दें। अब A44 जैसा भी है, अगर ये नॉन जीरो है तो रैंक 4 हो गई, अगर ये 0 है तो रैंक 3 हो गई। जी सर। ओके, बात समझ में आ गई? जी सर। तो ये अपना प्रोसीजर होता है किसी भी मैट्रिक्स की रैंक एक्लोन फॉर्म से निकालने का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा होता है नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। ध्यान रखना, नॉर्मल फॉर्म को कम यूज करते हैं, कैनोनिकल फॉर्म को ज्यादा यूज करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो बेसिकली अगर हम बात में अगर बीएससी की बात करेंगे या इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो नॉर्मल फॉर्म ज्यादा शब्द यूज किया जाता है। जी सर। ओके, तो नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है जो m इंटू n की है, इसका रैंक हमने पहले से हमें पता है R है। ठीक है, तो 4 फॉर्म को हम यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, जैसे IR 0, ये जो 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअली 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर IR 0 या फिर IR 000। ये 4 फॉर्म होती है। अगर आप इसको अलग अलग तरीके से बोले कि मेरी मैट्रिक्स की रैंक अगर 2 है और मैं पहले वाले के अंदर देखना चाहता हूं तो मेरे पास वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अगर वो थर्ड ऑर्डर का है कुछ वो ऐसा दिखाई देगा। इसी प्रकार मैं सेकंड में बात करूं तो सेकंड में कैसा दिखाई देगा, ऐसा, और थर्ड ऑर्डर में तो ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड ऑर्डर में ऐसा दिखाई देगा, थर्ड ऑर्डर में ऐसा दिखाई देगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो सेकंड ऑर्डर में कुछ ऐसा दिखाई देगा, थर्ड ऑर्डर में कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां पर जो IR जो है वो रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और R जो है रैंक है, तो I2 अगर बोलेंगे तो रैंक 2 हो गई, है ना, रैंक 2 रैंक 2 रैंक 2 रैंक 2, ये रैंक 3 ये रैंक 3 ये रैंक 3 ये रैंक 3। तो एग्जाम में कभी आपसे ये नहीं बोला जाता कि फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, ऐसा नहीं पूछेगा। आपसे बोलेगा कि भाई मेरे को एक मैट्रिक्स दे दियो, बताओ इनमें से कौन सी नॉर्मल फॉर्म आ रही है, बताइए। क्लियर? जी सर। अब एक्लोन फॉर्म में क्या होता था कि हम केवल रो ऑपरेशन यूज करते थे, ये कि यहाँ पे हम रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका वर्किंग रूल क्या है? इसका वर्किंग रूल क्या है? अब हमें ध्यान ये रखना है कि हमें 1 बनाना कंपलसरी है। 1 बनाना अब कंपलसरी है। तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे 1, फिर इसी की हेल्प से इसके बिलो वाले एलिमेंट को हम बनाते जाएंगे 0। फिर इसी एलिमेंट की हेल्प से इसके साइड वाले एलिमेंट जो कॉलम में है उनको बनाएंगे हम 0। फिर आ गए हम कहां पर, A22 पर। A22 को फिर से बनाएंगे 1, इसकी हेल्प इसके बिलो वाले एलिमेंट को बनाएंगे हम 0। फिर इसी एलिमेंट की हेल्प से हम इसके 23 और 24 को भी बनाएंगे 0। फिर आएंगे A33 पर, A33 को बनाएंगे 1, फिर इसी की हेल्प से इसके नीचे वाले को बनाएंगे हम 0, और इसी की हेल्प से बनाएंगे इसके साइड वाले को 0। अब A44 जो भी हो, अगर A44 0 बन गया है तो बताओ ये कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है अगर ये 0 है तो? So I3 रो 0 कॉलम 0। तो ये मेरे पास क्या होगा, दिस इज I3 0 0 0, ऐसा दिखाई देगा। अगर A44 अगर 0 नहीं है कैसा दिखाई देगा, दिस इज I4, सिंपल I4। तो अगर ये बनता है तो रैंक कितनी हो गई, 3, और ये बनता है तो रैंक कितनी हो गई, 4। इस तरीके से हम यहाँ पर रैंक निकाल सकते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 आ रहा सर डिटरमिनेंट। रैंक 3 होगी, रैंक 3 होगी, रैंक 3 होगी। जी। ध्यान रखना, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, छोटे क्वेश्चन जल्दी हो रैंक- जाएंगे इस बात की गारंटी नहीं है। आंसर इज सी।
ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। 2 सर रैंक। रैंक 2 करेक्ट आंसर। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इफ x इक्वल टू x1 x2 xn t is n tuple non-zero vector, then n into n matrix V equal to x into x t has rank 0, has rank 1, is orthogonal, has rank n। सर 1, कैसे? क्योंकि सर जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनकी इंडिविजुअल रैंक तो 1 होगी, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉपर्टी आपने लिखवाई थी ना कि जो मिनिमम है, तो 1 मतलब। करेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, आंसर इज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए और बी अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए तो देन रैंक ऑफ ए प्लस बी। 2 है सर रैंक। रैंक 2 होगी जी, मिनिमम रैंक होगी ना दोनों में जो होगी। करेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक और CSIR नेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ दिस मच, इसकी रैंक क्या होगी? अब आपको लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय, सही है? एक मिनट। सही है कि नहीं? जी सर। अब थोड़ा लॉजिक समझ ले, इसके इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 4 5 5/5। हम्म ठीक है, मैक्सिमम रैंक 5 है, मिनिमम रैंक 1 है। ठीक है, 1 2 3 4 हमें ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस मैट्रिक्स में खास बात है आपको समझना आपको क्या है। अगर मैं कोई भी रो, अगर मैं पहली रो देखूंगा उसको ऐड करूं, कितना मिल रहा है? पहली रो 0, ऐड करूं कितना 0, मिल रहा है? 0, 0। जी सर। दूसरी रो ऐड करूं कितना मिल रहा है? 0, तीसरी रो ऐड करूं कितना मिल रहा है? 0, 0, फोर्थ रो ऐड करूं कितना मिल रहा है? 0, 0, फिफ्थ रो ऐड करूं कितना मिल रहा है? ये भी 0। 0, सिमिलरली अगर मैं कॉलम को ऐड करूं तो वो भी 0। अगर किसी Yes. भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम का सम अगर 0 आता है तो ऐसी कंडीशन में उसका डिटर्मिनेंट होता है 0। क्या होता है? 0, डिटरमिनेंट 0। और यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि उसकी रैंक उतनी तो 5 तो हो ही नहीं सकती। I'm जी right? सर। जी सर। तो अब रैंक कितनी होगी अपने पास? लेस देन 5। लेस देन 5 हो गई। अब अगर मैं सारी रो को अगर आपस में ऐड कर दूं ये ऑपरेशन लगा के, तो क्या मिलेगा मुझे ऐसा? R1 + R2 + R3। जी सर। अब देखो, अच्छा, R1। अब रैंक कितनी हो गई मेरे पास? 5 तो और गई ना मेरे पास। हाँ, 4। अब देखो इस रो, इसको ध्यान से देखो, ये वाली रो को इस रो के साथ देखो, क्या ये इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है उनका रेशो। इंडिपेंडेंट है सर। अब दूसरे और तीसरे को देखो, मतलब तीसरे और चौथे को देखो, क्या ये इंडिपेंडेंट है? हाँ सर। अब चौथे और पांचवे को देखो, क्या ये इंडिपेंडेंट है? हाँ सर, ये भी है। खत्म, आंसर हो गया 4। समझ में आई बात? जी सर। सर ये जो आपने प्रॉपर्टी नंबर 2। नहीं, फर्स्ट वाला जो आपने कंसेप्ट बताया कि रो और कॉलम को तो ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए है ये कंसेप्ट? किसी भी मैट्रिक्स के लिए, मतलब इस मैट्रिक्स की बात एक्चुअली क्या है कि एक आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का एक क्वेश्चन होता है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, जब अभी हमने पढ़ा नहीं है तो उसको आप ज्यादा मैं डिटेल में दूंगा अभी आपको। यदि किसी भी मैट्रिक्स की रो और कॉलम, आइदर रो या आइदर कॉलम का सम अगर 0 के बराबर आ रहा है तो उसका डिटरमिनेंट आएगा 0। और एक हमने ट्रेस का मीनिंग पढ़ा हुआ है। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल। सम ऑफ डायगोनल, ठीक है ना? तो अगर मेरे पास डिटरमिनेंट आ रहा है 0, इसका मतलब है कि हमारे पास उसकी आइगन वैल्यू मेरे पास कोई ना कोई 0 होगी, तभी ऐसा होगा। और यदि आइगन वैल्यू 0, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है।
जी सर, वो इसका मतलब हुआ कि डिटरमिनेंट कितना हो गया इस मैट्रिक्स का? 0 हो गया। 0। 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रैंक 5 तो हो ही नहीं सकती। दैट क्लियर ना? अब जी इसके सर। बाद अपने 5 को खत्म कर दिया, हमारी प्रॉब्लम कहां पर आ गई? 4 3 2 1 पर आ गई है। अब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे पास इसकी रैंक जो, अगर मेरे पास 3 4 जो रो बच रही है वो चारों के चारों रो कैसी है? नॉन आइडेंटिकल है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। जी सर। और यदि हमारे पास इंडिपेंडेंट, तो अभी मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखी थी, वहां पर क्या लिखी थी? आइडेंटिकल रो है तो फिर वो 0 हो जाएंगी सर, डिटरमिनेंट 0। हाँ, अगर इंडिपेंडेंट है तो वो जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो होगी वो वही उसकी रैंक लाएंगी। जी सर। बस ये चीज में आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। If A equal to Aij be 30 into 30 matrix and Aij equal to minimum of Ij, where Ij equal to 1 to 30, ठीक है, the rank of A is equal to, तो हमारे पास A की रैंक क्या होगी? हमने बोला कि अगर A मेरे पास कोई Aij को रिप्रेजेंट कर रहा है, 30/30 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और Aij का मीनिंग हमें दिया हुआ है कि मिनिमम ऑफ Ij। मिनिमम Ij का मतलब जैसे मैंने बोला A12 में मिनिमम कौन होगा? 1 और 2 में से 1, 1। तो 1 ले लूंगा। ठीक है, तो ए की रैंक क्या होगी? तो हम क्या करते हैं, इस छोटे से क्वेश्चन को थोड़ा लेते हैं, इसको एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। अब आप मान लो कि मगर 3/3 की मुझे मैट्रिक्स बनानी है, 3/3 की मैं मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, कैसे लिखूंगा 3/3? जी सर। तो A11 के अकॉर्डिंग अगर मैं इस प्रॉपर्टी को लगाऊं तो क्या मिलेगा? 1। 12 के अकॉर्डिंग मिलेगा 1, 13 के अकॉर्डिंग मिलेगा 1, 21 के अकॉर्डिंग मिलेगा 1, 1। 22 के अकॉर्डिंग मिलेगा 2, 23 के अकॉर्डिंग मिलेगा 2, कुछ इस प्रकार से। अगर मैं इसकी रैंक निकाल लेता हूं कि इसकी रैंक कितनी आ रही है, ठीक है, तो साफ साफ यहां पर दिख रहा है कि इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मिलने वाला है। क्यों बोला मैंने ऐसा, बता सकते हो? क्योंकि सर सारी रो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट चल रही है। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि नहीं, 2 रो को उठा के मैंने बोलते कि भाई रैंक मेरे को 3 मिल रही है। तो अगर मेरे पास 3/3 का मैट्रिक्स है और रैंक मुझे 3 मिल रही है, तो अगर मेरा 30/30 का मैट्रिक्स होगा तो रैंक कितनी होगी? 30। क्लियर? ओके जी सर। तो ये एक्चुअली इसमें लॉजिक था। तो वंस अगेन शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को मेरे। जी सर। कराए कि नहीं करा अभी तक? नहीं सर, है ना, मैंने आपके कई वीडियो देखे सर, वीडियो देखा था? मतलब बहुत सारे मैंने वीडियो में आपके देखती रहती हूँ। चलिए धन्यवाद।